नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, हम आज संसद के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण जो भी क्लास की वीडियो हैं आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 4, ऑप्शन बी है भाग 5, ऑप्शन सी है भाग 6, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है भाग 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 5। संसद से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 के अंतर्गत किया गया है। और भाग 4 जो है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है शामिल है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 6 में राज्य है, अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्यों से संबंधित प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद भाग 7 में इसमें पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य रखे हुए थे, अनुच्छेद 238, जो अब निरसित हो चुका है, मतलब जो समाप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में अधिकतम लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 547, ऑप्शन सी है 545 और ऑप्शन डी है 552। तो मूल संविधान में इसमें आपको बताना है कुल कितने लोकसभा सीटें सुनिश्चित की गई थी। इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500। क्या है साथियों, जो मूल संविधान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 500 निश्चित की गई थी। बाद में 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सदस्यों की अधिकतम संख्या 547 निश्चित की गई। इसके बाद जब गोवा दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम आया 1987, उसके द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निश्चित किया गया, जिसमें 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, जिसे राष्ट्रपति मनोनयन, जिनका मनोनयन जो है राष्ट्रपति करेंगे। और अभी जो वर्तमान में लोकसभा सीटों की जो सदस्यों की जो संख्या है वो टोटल 545 है, जिसमें 530 राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, 13 संघीय क्षेत्रों से और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य। तो टोटल अभी 545 हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के गठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है ए है अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 81, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 82। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का गठन जो है अनुच्छेद 81 यानी ऑप्शन सी के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 79 में संसद से संबंधित प्रावधान है। इसमें बताया गया है देश के लिए एक जो है संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के से मिलकर बनेगी। और अनुच्छेद 80 जो है ये इसमें राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद ये राज्यों का जो सीटों का जो पुनः समायोजन है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति को संसद सत्र बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है 84, अनुच्छेद 84, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 86, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 83, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 85। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी। अब अनुच्छेद 85 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को संसद सत्र बुलाने का अधिकार है। और एक बात ये भी है कि जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का सत्र बुलाता भी है और संसद सत्र के समापन की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है। और जो लोकसभा में संयुक्त बैठक हो, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, उसको भी राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 84 जो है, अनुच्छेद 84 लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित इसमें प्रावधान है। और अनुच्छेद 86 में 86 यानी इसमें सदनों के अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है का प्रावधान है। और अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि, मतलब लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, ये अनुच्छेद 83 के अंतर्गत बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है लोकसभा उपाध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है वो लोकसभा अध्यक्ष, जो बैठक की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर किसी साधारण विधेयक को पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति जो होता है इस दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये जो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत प्रावधान है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ये ऑप्शन, इसके ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, और ऑप्शन बी है भारत का सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, भारत का अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी जो होता है वो संसद की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है और भाग लेने के साथ साथ संसद को संबोधित भी कर सकता है। ये अनुच्छेद 88 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। और जो भारतीय संविधान में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 76 के तहत किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार इसका प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विधेयक धन विधेयक, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर
जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है। और धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो धन विधेयक पारित किया जाता है, जो भी पेश किया जाता है लोकसभा में, वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के, मतलब पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही धन विधेयक आप लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी है 368, अनुच्छेद 368, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 74। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को संसद में पेश किया जाता है। सामान्य बोलचाल में जो इसे बजट कहा जाता है, लेकिन जो संविधान में इसे पारित किया जाता है, उस जो संविधान में इसका नाम है वो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया के नाम से जाना जाता है। अब जो इसमें अनुच्छेद 368 है, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। और जो ऑप्शन अनुच्छेद 74 यानी 74 जो है, ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। और जो अनुच्छेद 312 है, इसमें अनुच्छेद 312 में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 89, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 84, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 110। तो राज्यसभा का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 80। ये अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 89 जो है 89, ये राज्यसभा के पदेन सभापति यानी उपराष्ट्रपति जो होते हैं उससे संबंधित है। अनुच्छेद जो 84 है, 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से प्रावधान है। और अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संसद की वित्तीय समितियां निम्न में से कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी है लोक उपक्रम समिति, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन एक बार दोबारा से आप लोग देख लीजिए, संसद की वित्तीय समितियां निम्न में से कौन सी हैं? तो इसका ऑप्शन है लोक लेखा समिति, बी है प्राक्कलन समिति, सी है लोक उपक्रम समिति, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, लोक उपक्रम समिति है, ये तीनों ही वित्तीय समिति से संबंधित हैं। जो संसद की वित्तीय समितियों में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों समितियां शामिल हैं। सरकार की जो भी वित्तीय समितियां जो होती हैं, ये सरकार के खर्चे और कार्य निष्पादन का गहन छानबीन करती हैं। इस प्रकार वित्तीय मामलों में जो होता है प्रशासन का संसद के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास प्रश्न में इसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आप पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है M.A. अयंगर, ऑप्शन बी है G.B. मावलंकर, ऑप्शन सी है हुकुम सिंह, और ऑप्शन डी है नीलम संजीव रेड्डी।
दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, विपक्षी दल का नेता, ऑप्शन डी है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है, संसद की अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? ऑप्शन ए है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी है सरकारी बीमा समिति। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप जो कल के इससे पहले जो हमने क्लास भारत की जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य से जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, उसमें हमने अभ्यास प्रश्न दिया था, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है ये रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आता है। इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 14 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 47। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 43। न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 43 के तहत किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मिलते हैं अगले क्लास में। और आपसे फ्रेंड्स अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक से वीडियो हैं उसका वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।